अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जो सैटरडे को चैप्टर 10 कंप्लीट किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीस। दिस इज़ चैप्टर 8। ये 10th क्लास का चैप्टर 8 है और पोएम है, नज़म है। इसको जो है आज हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे और इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो पीस है इसको एक शायर पोइट ने लिखा है जिसका नाम है डॉक्टर हार्टमैन। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हर चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स होते हैं जो कि स्किल्स होते हैं। उन स्किल्स को हासिल करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, यानी उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सेम इसी तरह इस चैप्टर के भी, इस पोइम के भी, इस नज़म के भी लर्निंग आउटकम्स हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद आगे हम जो है पोइम की रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे और वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे, सिनोनिम्स करेंगे। इस पोइम के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले है रिकग्नाइज इमेजरी यूज्ड इन द पोइम। इस नज़म में शायर ने इमेजरी का जो इस्तेमाल किया है उसकी शनाख्त कर सकेंगे। जब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे तो हम इमेजरी के बारे में जो है पढ़ेंगे, यानी ये पोएम पढ़ते हुए हमने जो फोकस रखना है वो इन लर्निंग आउटकम्स पे रखना है और इमेजरी को देखना है। उसके बाद है इलस्ट्रेट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की कितनी इकसाम होती हैं, काइंड्स होती हैं, उनकी वजाहत पढ़ेंगे। प्रोनाउंस जो है वो प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला जो है लफ्ज़ होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेक एंड यूज़ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स बनते कैसे हैं और इनका इस्तेमाल कैसे होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद है इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ जीरंड फ्रेजेस, इन्फिनेटिव फ्रेजेस एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। पिछली क्लास में या पिछले चैप्टर्स में जो है हमने जीरंड के बारे में पढ़ा था, इन्फिनेटिव्स के बारे में पढ़ा था और प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ा था। अब थोड़ा सा आगे जो है वो हम इस चैप्टर में जीरंड फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है समराइज द पोएम। अब हमने नज़म को, पोएम को समराइज भी करना है, उसका खुलासा भी करना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम होता है। यानी इस क्वेश्चन में या तो आपने पैराफ्रेजिंग करनी होती है या आपने पोएम को समराइज करना होता है, उसकी समरी लिखनी होती है। बोथ आर इम्पॉर्टेंट और चॉइस होती है, या पैराफ्रेजिंग करें या आप समरी लिखें। ये वो लर्निंग आउटकम्स हैं जो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमने जो है वो इनको अचीव करना है, ये स्किल्स हैं। ये जो पोइम है ये सिंबॉलिक पोइम है, यानी पस से पर्दा मीनिंग्स इसके और हैं इस नज़म के अंदर। यानी जहरन विंड के बारे में बात की गई है, पीस के बारे में बात की गई है, हवा के दो रुख दिखाए गए हैं, नेचर के दो रुख दिखाए गए हैं। एक रुख, एक एस्पेक्ट जो है उसका क्रूअल है, एक एस्पेक्ट जो है उसका लविंग है। यानी दो एस्पेक्ट इस चीज़ के अंदर जो है वो, इस पोइम के अंदर जो है वो दिखाए गए हैं। और ए सिंगल मेटाफोरिकल पोइम है ये, यानी सिंगल मेटाफोर जो है, सिंगल मेटाफोर इस पोइम के अंदर यूज़ किया गया है और इस पोइम को जो है पर्सोनिफाइड किया गया है, फर्स्ट एज डेविल एंड देन एज लवर। यानी पहला जो एस्पेक्ट है विंड का वो डेविल के तौर पर दिखाया गया है, दूसरा जो एस्पेक्ट है वो एक लवर के तौर पर दिखाया गया है। ये यानी इस नज़म का जो है वो मौजू है, थीम है, यानी विंड के बारे में बताया गया है। विंड जो है, हवा जो है, जब नेचर जो है, जब उसको गुस्सा आता है, जब वो नाराज़ होती है तो उसका एस्पेक्ट कैसा होता है, और जब नेचर का या नेचर जो है वो कूल होती है, यानी जब वो लविंग होती है तो उसका एस्पेक्ट जो है वो कैसा होता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के मुताबिक जो दूसरा एस्पेक्ट है नेचर का, लविंग यानी केयरिंग, मोहब्बत करने वाला, ये असल दरअसल जो है वो हकीकत है।
हकीकत विंड की यही है, नेचर की यही है। यानी जो उसका पहला एस्पेक्ट क्रूवल जो दिखाया गया है, एज ए डेवल जो दिखाया गया, ये इसकी हकीकत नहीं है हकीकत, बल्कि उसकी दूसरी जो है लविंग और केयरिंग है। देखें, आज हम जो है इसकी रीडिंग करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, फिर जो है आगे कल जो है हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखें, इसकी रीडिंग करते हैं। द विंड इज नाउ अ रोरिंग स्मैशिंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। द विंड इज नाउ, हवा जो है अब, अ रोरिंग यानी गरजना, धाड़ना, येल, ठीक है, लाउड, शाउट करना। रोरिंग स्मैशिंग यानी धाड़ती हुई, पाश पाश करती हुई, टुकड़े टुकड़े करती हुई। स्मैशिंग का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, पाश पाश करना, शैटर, ठीक है, ये स्मैशिंग का मतलब है। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, मॉन्स्टर कहते हैं एक बहुत बड़ा देव, हेकल या अफरियत या आसेब, एक बहुत बड़ा जो, यानी हमारे जहन में आता है एक बहुत बड़ा भूत जो होगा, उसको हम मॉन्स्टर कह सकते हैं, जो सारी चीज़ें तबाह कर दे, तहबाला कर दे, ऊपर नीचे कर दे, खा जाए सारी चीज़ों को, बर्बाद कर दे, उसको क्या कहते हैं? मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही का आसेब। तबाही का जो आसेब होता है वो सारी चीज़ें क्या कर देता है? तहबाला कर देता है, ऊपर नीचे कर देता है, उसको हम मॉन्स्टर कहते हैं। रेकिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे कर देना, तहबाला कर देना। ऑल मैन्स वर्क यानी इंसान के शाहकार जो बना हुआ काम होता है, इंसान का जो शाहकार होता है वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, बिल्डिंग्स की शक्ल में हो सकता है, या मैन मेड चीज़ें और भी हो सकती हैं। जब ये हवा नाराज़गी वाला रुख अख्तियार करती है, डिस्ट्रक्शन वाला रुख अख्तियार करती है, तो इंसान के बने हुए काम को क्या कर देती है? तबाह कर देती है, ऊपर नीचे कर देती है, बर्बाद कर देती है। फ्रॉम द वैलीज, वादियों से, फ्रॉम द वैलीज, वादियों से। फ्रॉम द वेल्स, घाटियों से। वैलीज से मुराद यहाँ वादी है, यानी ऐसी जगह जिसके दोनों अतराफ जो है वो माउंटेन्स हों, पहाड़ियाँ हों, और बीच का रास्ता जो है वो प्लेन हो, मैदान हो या दरिया हो, वहाँ से नदी हो, उसको हम वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? वैली। तो यानी फ्रॉम द वैलीज, फ्रॉम द वेल्स, वादियों से और घाटियों से। एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, और उन्हें धुनी हुई रोई की तरह, धुनी हुई कपास की तरह जो है वो क्या करती है? ब्रोकन फ्लाइंग, पारा पारा करके उड़ा देती है, टुकड़े टुकड़े करके उड़ा देती है। यानी इस स्टैंजा के अंदर, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जो है ये बताया गया है कि हवा, विंड एक डिस्ट्रक्शन का मॉन्स्टर है, एक आसेब है जो इंसानी काम को, इंसानी बने हुए शाहकारों को जो है तहबाला कर देती है, ऊपर नीचे कर देती है, बर्बाद कर देती है, और उसकी सारी बनी बनाई मेहनत को जो है डिस्ट्रॉय कर देती है। यानी इस स्टैंजा के अंदर विंड का जो एस्पेक्ट दिखाया गया है, जो पहलू दिखाया गया है, वो एक डेवल, एक डीमन के तौर पर दिखाया गया है, यानी एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया गया विंड का। अगला स्टैंजा देखते हैं। बट ऑल ऑफ दैट इज, मगर ये सब कुछ, बट ऑल ऑफ दैट इज, मगर ये सब कुछ, नॉट इट्स कोर, ये इसकी हकीकत नहीं है। यानी जो पीछे हमने पिछले स्टैंजा में पढ़ा है, ये उसकी हकीकत नहीं है। विंड की हकीकत, नेचर की हकीकत, कुदरत, फितरत की हकीकत ये नहीं है। इट्स सेंटर इज इन ट्रूथ, इसका मरकज सच में है, हकीकत में है। यानी इसका मरकज जो है दरअसल किस में है? ट्रूथ में है। इंटरनल स्टिलनेस, यानी अब्दी सुकून के अंदर है। इंटरनल अब्दी, एवरलास्टिंग, ना ख़त्म होने वाला, ठीक है। स्टिलनेस, सुकून, पीस, यानी इसकी हकीकत अब्दी सुकून के अंदर है। ब्राइट ब्लू स्काइज, ब्राइट ब्लू स्काइज, नीला उजला आसमान। एंड ऑल यू हियर, और जो कुछ आप सुनते हैं। आर जेंटल विस्पर्स, वो धीमी सरगोशियाँ, जेंटल धीमी, विस्पर्स सरगोशियाँ। जैसे आप बैठे बैठे
अपने किसी दोस्त के, भाई के, बहन के कान में कोई बात करते हैं या अपने फादर के कान में कोई बात करते हैं जो कि तीसरा बंदा नहीं सुन सकता, दैट इज़ कॉल्ड विस्परिंग। इसको क्या कहते हैं? विस्परिंग कहते हैं। यानी ये जो धीमी सरगोशियाँ हैं, फार अवे, कहीं दूर से आने वाली, एंड अनइम्पॉर्टेंट, और गैर मामूली सी। यानी अब ये सेकंड स्टैंजा के अंदर इस नज़म को पीस लविंग कहा गया है। यानी नेचर को पीस लविंग कहा गया है, फितरत को पीस लविंग कहा गया है, विंड को एक धीमी सरगोशियाँ करने वाली कहा गया है। यानी अब इस पोइम के अंदर, इस नज़म के अंदर दो एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं, एक क्रूअल एस्पेक्ट दिखाया गया है और एक लविंग एस्पेक्ट दिखाया गया है। तो यानी पोइट, शायर ये कहना चाहता है कि अगर आप पीस को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो उससे पहले आपको हार्शनेस को टेस्ट करना होगा। यानी ज़िंदगी की तलखियाँ देखनी होंगी, ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलात होती हैं उनको देखना होगा, तब जाके आपको एहसास होगा कि पीस क्या होता है, अमन क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। ये पोइट का जो है इस नज़म के अंदर जो है वो मैसेज है, पैगाम है। आज हमने इसकी ट्रांसलेशन कर ली है, इसके सिनोनिम्स, इसके वर्ड्स मीनिंग और लर्निंग आउटकम्स किए हैं, थीम, इसकी थीम के बारे में देखा है। कल जो है हम इंशाअल्लाह इस नज़म का जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वी शैल कंटिन्यू टुमारो।